ब्रिगेड कमांडर और शाउट, उसने कभी देखा ही नहीं था। अरे इंडियन आर्मी में तो जैन साहब, राम राम साहब, जय माता दी साहब, ये फलाना ठक ठक ठक, ये लड़ाई हो रही है यहाँ पे यार। तो नायक था ना दो फीती वाला, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, सीओ ने फट से उसको हवलदार बनाया वहीं पे, उसको वहीं पे हवलदार बनाया। हमारे अलग से खाना रखता हूँ धर्म सिंह। और मुझे लगता है कि उस जमाने में काफी इंडियन आर्मी के मैसेज की ना यही स्टोरी है। साहब कुमाऊं रेजिमेंट में राम साहब को, राणा साहब, ये जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन ये कोई पाकिस्तान चीन के ऊपर खबर नहीं है जो वीकेंड पे मैं आपके लिए तैयार करता हूं ना। ये पुरानी कहानियां अपने संदूक खोल के और अपने एल्बम्स को देख के, ये फोटो देखता हूं तो यार मुझे ना कहानी सी याद आ जाती है कि इस कहानी में क्या हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ होगा। हमारे टाइम पे डिजिटल कैमरा तो होता नहीं था, तो हमारे टाइम पे ऐसी वो फोटोग्राफ आती थी, फिर वो 1-2 दिन के बाद देता था फोटोग्राफ, 3 दिन के बाद वो धो के पानी में। तो वो फोटोग्राफ्स में देखता हूँ तो पुरानी यादें आती हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना जन्माष्टमी के बारे में कि जन्माष्टमी 2 बार मनाई गई, और हरजीत कौर के बारे में उसके पहले मैंने आपको बताया था। फिर दोस्तों क्या हुआ, गुरदासपुर में ऐसे ही काम चल रहा था, अपना चलता रहता था। एक चीज़ जो गुरदासपुर में ज़्यादा होने लगी, सूरतगढ़ में भी होती थी लेकिन गुरदासपुर में ज़्यादा होने लगी, क्योंकि गुरदासपुर प्रॉपर एक पीस स्टेशन था। जो सूरतगढ़ था वो नहीं था पीस स्टेशन, लेकिन गुरदासपुर वाज अ प्रॉपर पीस स्टेशन। अच्छा, पंजाब के लहलाते खेत, पंजाब के अच्छे खूबसूरत अच्छे लोग, पंजाब की मेहमान नवाजी, और एक पूरा एक माहौल होता है पंजाब में। सो वी वर एंजॉयिंग आवर स्टे, टिबड़ी कैंट गुरदासपुर में, और बड़े मज़े से आ रहे थे हम लोगों को। तो एक खतरनाक चीज़ होती है हर एक यूनिट में, आजकल कम हो गया इंडियन आर्मी में, हमारे टाइम पे तो बड़े फ्रीक्वेंटली होती थी। कोई भी आता था तो एक हो जाता था मामला। अच्छा, तो ये हुआ था कि डिनर नाइट कहते हैं यार इंडियन आर्मी में, और इससे बड़ा डर लगता था हम जूनियर्स को। डिनर नाइट क्या होती है? डिनर नाइट होती है, हम लोग पहनते थे 6 ब्रावो, एक होता है बीच में कमरबंद पहनते हैं और आधे आस्तीन की वाइट शर्ट और नीचे ब्लैक ट्राउजर्स और शूज़ वगैरह, और पूरे स्टार्स वार्स यहाँ पे लगा के डिनर नाइट में फिर आप एक साथ बैठेंगे, एक सामने बिल्कुल आपके एक सीनियर ऑफिसर बैठेगा, इधर एक और बैठेगा, और फिर बिल्कुल तरतीबवार लोग बैठते हैं। नॉर्मल डिनर नहीं है ये एक सेरेमोनियल टाइप का डिनर है, ये एक बहुत हाईली फॉर्मल टाइप का डिनर है। फौज में तो वैसे ही हर चीज़ फॉर्मल होती है, ये भाई फॉर्मल इंटू 10 है ये समझ लो, ठीक है। उसमें रूल्स होते हैं डिनर नाइट में। अच्छा, आजकल बहुत कम हो गया फौज में ना डिनर नाइट। मैं लोगों से बात कर रहा था, कर्नल रैंक के पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत कम डिनर नाइट्स देखी। हमने तो महीने में 2-2 3-3 होती थी, और हम लोग बहुत तड़पते थे जब डिनर नाइट होती थी, तो हम बहुत किलसते थे हम लोग, क्योंकि डिनर नाइट में जो सीनियर बंदा होगा ना, सबसे सीनियर जो सीओ है, ब्रिगेड कमांडर है, कोई अब जीओसी है, ही इज कमिंग, सो ही इज ईटिंग, सो एवरीबडी इज लुकिंग एट हिम ना, तिरछी आंख से आप देख रहे हो वो खाना खा रहा है। अच्छा, ऐसे नहीं कि आपने बातचीत और भाई क्या चल रहा है, ये सब नहीं, कांटे छुरी से आप खा रहे हो। और अब क्या ही खा लेगा इसमें आदमी, तो अच्छा, खाना भी बिल्कुल वेस्टर्न, ठीक है। जिसको वेस्टर्न खाना पसंद नहीं उसका तो बैंड बज गया। तो ये खाना डिनर नाइट, पहले एक बार प्लेट आई, फिर प्लेट में एक सबसे पहले सूप हो गया सब, उसके बाद कटलेट, उसके बाद ये चिकन, उसके बाद ये वेजिटेबल, इसके बाद ये फलाना क्या पूरा मामला, और फिर एंड में जो डेजर्ट था वो। अच्छा, पूरा अंग्रेज मामला, ठीक है, पूरा अंग्रेज मामला, और सब खा रहे हैं। और वो जैसी सीनियर ने बंद करा तो सब अपने आप बंद करते, उसने खा लिया मतलब आपने खा लिया, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। ये रूल होता था डिनर नाइट का। और डिनर नाइट में बड़े एक चार्ट लगती थी प्रॉपर, जिसमें ये बताया जाता था कि सेकंड लेफ्टिनेंट गौरव आर्या यहां पे बैठेगा, लेफ्टिनेंट अनुज यहां पे, ठीक है, मेजर डीएस रावत यहां पे बैठेंगे, मेजर जीसी गौड़ यहां पे बैठेंगे, राइट, और यहां पे कर्नल एल एंड्रूज यहां पे बैठेंगे, और ब्रिगेडियर छिब्बड़ यहां पे बैठे। और भाई साहब, वो एक पूरा एक उसकी ड्राइंग बनती थी चार्ट पेपर में कि कौन कहां बैठेगा, और आपको अपने हिसाब से वहां पे बैठना है, राइट। आप अपने हिसाब से आए, अपने हिसाब से वहां पे बैठे, और ये शुरू हुआ। अब डिनर नाइट में ना यार, डिनर नाइट का मैं आपको बताता हूं कि डिनर नाइट में बड़ा कोफ्त होता था, क्योंकि आप ठीक से खाना, एक तो कई लोगों को पसंद नहीं आता था वो वाला खाना, ठीक है, क्योंकि वो अपना तो खाना है नहीं, जैसे खाना हम लोगों को मसाले वाला पसंद है, वो तो ब्लैंड खाना है, राइट। और ये डिनर नाइट होती थी और फ्रीक्वेंटली होती थी, और जब भी होती थी ना, तो हमारा जो मेस हवलदार था ना, उसका नाम था
धर्म सिंह, मोटू सा धर्म सिंह। और धर्म सिंह ऐसे दौड़ता था, 100 मीटर की दौड़ ऐसे दौड़ता था जैसे कि कि कोई 100 मीटर का ओलंपिक धावक होगा। हाँ, और बड़ा सिंसियर बंदा ना धर्म सिंह। धर्म सिंह ने हमारी खूब पेट पूजा कराई है यार। धर्म सिंह जहाँ पर भी है, मतलब धर्म सिंह, राम राम आपको, आपकी बड़ी याद आती है। और धर्म सिंह का मैं आपको बताता हूँ पहले। धर्म सिंह का ना, ये मैं डिनर नाइट पे बाद में आऊँगा। धर्म सिंह का नाम ना एक टाइम पे समय सिंह हुआ करता था। ओरिजिनल नाम धर्म सिंह का समय सिंह था। तो 17 कुमाऊं के जो यंगस्टर थे, हमसे सीनियर जितने भी थे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समय सिंह को टाइम लायन करके उसको बोलते थे। टाइम लायन, वेयर आर यू? टाइम लायन, खाना किधर है? टाइम लायन। वो ऐसे अंग्रेजों के एक्टिंग करके, नकल मार के, तो टाइम लायन। एक बार धर्म सिंह का नाम चेंज करवा दिया सीओ साहब ने। सीओ साहब ने बोला ये कैसा नाम है समय सिंह? समय सिंह कैसा नाम है? अब उसके माँ बाप ने जैसा नाम दिया वैसा नाम है यार। सीओ 17 कुमाऊं ने बोला नहीं, इसका पार्ट 2 ऑर्डर कराओ, कल से इसका नाम धर्म सिंह होगा। तो टाइम लाइन था, वो रिलीजियस लाइन बन गया। धर्म सिंह रिलीजियस लाइन, तो टाइम लाइन बिकेम रिलीजियस लाइन। अच्छा, तो आए रिलीजियस लाइन, वेयर्स द फूड, खाना किधर है, लगाओ, ये सब अब तमाशा करते थे यंगस्टर्स सब वहाँ पे। उस समय बैचलर थे सबके सब, तो यही चलता था हमारा। तो धर्म सिंह यार बड़ा अच्छा इंसान था, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग यार, एंड अ वेरी गुड मैस हवलदार। धर्म सिंह क्या करता था कि हमारे लिए, उसको पता था कि जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, जितने भी यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, जिनकी शादी वादी होगी तो घर जाके कुछ ना कुछ खा लेंगे, ये बेचारे क्या खाएंगे यार। तो धर्म सिंह हमारे लिए अलग से खाना बना के रखता था, हमारे लिए अलग से खाना रखता था धर्म सिंह। और मुझे लगता है कि उस जमाने में काफी इंडियन आर्मी के मैसेज की ना यही स्टोरी होती होगी, जहां तक मैं समझता हूं यही स्टोरी होती होगी। तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज कि ये आराम से हमें बोला कि हाँ ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आप खाओ। गए सब लोग, डिनर नाइट हो गई, एडम इंस्पेक्शन हो रहा है, यानी कि जो पूरे यूनिट का एक इंस्पेक्शन, एडम इंस्पेक्शन पर डिनर नाइट, कमांडर इज विजिटिंग डिनर नाइट, जीओसी इज विजिटिंग डिनर नाइट, जीओसी मतलब डिव कमांडर विजिटिंग, कोर कमांडर इज विजिटिंग, फलाना इज विजिटिंग, ढिमका। यार ये डिनर नाइट कर करके हम लोग, अब हम क्या ही करते, हम तो जूनियर थे, तो वही हम ये करके खाते रहते। और वो प्लेट हटा देता, फिर वो पाइप बचता उसका एंड में, और इतनी उसको रम दी जाती, जो वो बैंड मास्टर था जो, वो राम राम साहब, और ठक से करके और बाहर। तो ये डिनर नाइट यहाँ पे खत्म हुई, और डिनर नाइट खत्म होने के बाद ये सब लोग, फिर जो वीआईपी था वो चला जाता था, और वीआईपी जाने के बाद सब लोग दे यूज्ड टू गो अवे, एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग बैठे रहते थे वहाँ पे मेस में, क्योंकि हम तो यंगस्टर थे, मेस तो हमारा ही था। एटलीस्ट हमें ऐसा लगता था कि हम यंगस्टर हैं तो मेस तो हमारा है। जो सीनियर्स हैं, मैरिड ऑफिसर्स हैं, वो तो मेस आते हैं जब उनको बुलाया जाता है या किसी उस चक्कर में आते हैं। मेस इज ऑल्सो देयर्स, बट राजा तो हम ही थे ना 17 कुमाऊं में, जितने भी यंगस्टर्स थे हम 4-5, राजा तो हम ही थे। तो क्या हुआ कि हम लोग फिर जाते थे, और फिर वहाँ पे धर्म सिंह कहता था साहब आप लोग बैठो, मैं खाना लाया हूँ। फिर धर्म सिंह लाता था बिरयानी चिकन की इतनी बड़ी डेग में, राइट, मतलब सर्व करके प्रॉपर्ली। फिर उसके साथ रायता होता था, सैलेड होता था, फिर और कुछ बना के लाता था। फिर हम लोग दबा के खाते थे, ठीक है, मतलब बेहोश कर देते थे खाने को हम लोग खा खा के। लोग कहते हैं ना हमने खाना खाया, हम लोग खाना खाते नहीं थे, हम लोग खाना को खा जाते थे, ठीक है। हम लोगों को इतनी भूख लगती थी डिनर नाइट के चौंचले के बाद। आज की तारीख में आई अप्रिशिएट द डिनर नाइट ट्रेडिशन मोर। अब थोड़ा सा अकल आ गई है, थोड़ा सा दिमाग आ गया है, थोड़ी सी मेच्योरिटी आ गई है। अब थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं डिनर नाइट को। अब याद भी आती है डिनर। उस जमाने में तो मैं बोझ लगता था, और सारे यंगस्टर्स को, हमारे 17 कुमाऊं के तो फ्रैंकली बता रहा हूँ सबको बोझ लगता था जो यंगस्टर्स थे। तो ये धर्म सिंह हमें खाना वाना खिलाता था। अच्छा, तो गुरदासपुर में इस तरीके से हमारा टाइम बीतता गया। वो टाइम लाइन से रिलीजियस लाइन हो गया, हरजीत कौर के एसटीडी पीसीओ के पास घूमना उमना बंद हो गया, जन्माष्टमी भी हो गई। उसके बाद हुआ दशहरा। दशहरे की मैंने आपको झलक दी थी एक बार, और अब मैं आपको बताऊंगा कि 17 कुमाऊं ने दशहरा मनाया। मैंने एक बार पहले ही बताया था आपको, लेकिन अब मैं विस्तार से बताता हूं। 17 कुमाऊं में दशहरा हुआ, तो दशहरा में फिर पूरी पलटन इकट्ठा हुई, और बाकी सब भी त्यौहार मनाते हैं कुमाऊनी। दशहरे में ना फायर हो जाते हैं कुमाऊनी, फायर हो जाते हैं, मतलब उनके लिए बहुत इमोशनल चीज है। वो दशहरा हो रहा है साहब, दशहरा हो रहा है। और कभी भी देखना कुमाऊं रेजिमेंट में, जैसे कहीं पे भी आप जाओगे हिंदुस्तान में, ठीक है, लोग कहेंगे राम राम, राम राम, कहीं कहेंगे राम राम साहब। कुमाऊं रेजिमेंट में राम राम साहब को, राम राम साहब, ये राम राम साहब, ये ऐसे जाता है जैसे इसरो का रॉकेट जा रहा होगा ना हवा में। मैंने बताया ना सिख रेजिमेंट में या सिख लाइट इन्फेंट्री में सत श्री अकाल साहब, ये एक तरीका है बोलने का।
आप पंजाब में किसी भी सिख या हिंदू के साथ आप बात करिए सत श्री अकाल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इतनी मीठी तरीके से सत श्री अकाल बोलेगा ना, आपको दिल पे लगेगा यार ये दिल से बोल रहा है सत श्री अकाल, ठीक है ना। आओ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी, तो सत श्री अकाल जी, आओ जी बैठो, ये पंजाब में ऐसे बोलते हैं। सिख रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, सत श्री अकाल साहब। वैसे 17 कुमाऊं में आप बोलेंगे राम राम, आपको अच्छा लगेगा, किसी ने राम राम बोला, कितनी मधुर वाणी है राम राम, रानो साहब ऐसे। अच्छा, 2-3 चीजें और बता दूं कुमाऊनियों के बारे में आपको, फिर आपको पता लगेगा। बाकी दशहरे पे मैं जाता हूं। एक तो कुमाऊनी ना हर चीज के पीछे ठहरा बोलते हैं। ठहरे का कोई मतलब नहीं, बस ये ठहरा ठहरा ही है बस। भुला कैसे हो, ठीक ठहरा साहब, सब ठीक ठहरा, घर पे लोग ठीक है, सब ठीक ठहरा। अच्छा, एक तो ये। दूसरी चीज, जो भी आगे आने वाली चीज है वो परसों है। वो परसों 3 महीने के बाद हो सकती है, या परसों एक्चुअली परसों हो सकती है, परसों 2 घंटे के बाद हो सकती है। वो घर से कब आ रहा है वापस, छुट्टी पे गया, सब परसों आ रहा है। अब परसों नॉर्मली आप डे आफ्टर टुमारो को समझते हैं परसों, भूले हर चीज को परसों, ठीक है, परसों। तीसरी चीज, अच्छा कुमाऊनियों को ना पैदल चलने की आदत है, पहाड़ी लोग हैं, उनको थकान नहीं होती, पहाड़ पे चलते हैं। उनको थकान जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी प्लेन्स में ना, तब कुमाऊनी थकेंगे। ऐसी खड़ी पहाड़ी पे आप उसको ना 30 किलो का पिट्ठू दे दो, वो हंसते हंसते गिलगिलाते हुए ऊपर तक चढ़ जाएगा, उसको पसीना नहीं आएगा उसको। ये टिपिकल कुमाऊनी है, मतलब जो डीएनए है ना कुमाऊनियों का। अब ये क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, इनको ठंड ज्यादा नहीं लगती और थकते नहीं है ना, और बड़े दे आर वेरी वेरी टफ, याद लाइक माउंटेन गोट्स, ठीक है। लेकिन इनके साथ, कुमाऊनियों के साथ नौकरी करने का सबसे बड़ा घाटा क्या है? आप पेट्रोल पे जा रहे हो, इसकी मैं बताऊंगा जेएनके की कहानी आपको। आप इनके साथ पेट्रोल पे जा रहे हो, आप इनसे पूछोगे जहां पे हमें पहुंचना है वो जगह कितनी दूर है, बस ये सब आगे है। ये सब आगे 20 किलोमीटर हो सकता है, ये सब आगे 200 मीटर हो सकता है, ये सब आगे अगला घर हो सकता है। ये जनरल नॉलेज है ये, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि कुमाऊनियों ने बोला कि अब हम दशहरा मनाएंगे, बहुत हो गया, आने दो। तो दशहरा में जैसे मैंने बताया, तो पहले तो सब लोग बैठे वहां पे, और बड़े खाने की शुरुआत से पहले बकरे शकरे कटे खूब, ठीक है। 21-22 पता नहीं कितने तो बकरे काट दिए कुमाऊनियों ने। और जैसे मैंने आपको बताया था, कुमाऊनी रायता, और कुमाऊनी रायता पीछे तैयार हो रहा है, और खाना तैयार हो रहा है, ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट में और मेरी पलटन में पता नहीं क्यों दाल, जो स्पेशल दाल बनती है ना बड़े खाने में, उसको दाल सांभर बोलते हैं। अब कुमाऊनियों का, जो कि पहाड़ों में रहते हैं, उनका साउथ इंडियन सांभर से क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट में जब स्पेशल दाल बनेगी, खास तौर से बड़े खाने में, तो दाल सांभर बनेगी। और वो दाल सांभर क्यों बनती है आज तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन चावल के साथ दाल सांभर जरूर खाएंगे तो फिर सारे बोले खुश हो जाते हैं कि साहब दाल सांभर बना है, ठीक है। एनीवे, तो वहां पे जैसे मैंने पिछली बार बताया था, छोलिया वोलिया हुआ काफी, और डांस वांस हुआ, और शस्त्र पूजा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। शस्त्र पूजा, बहुत शस्त्र पूजा होती है। अच्छा, बगल में गुरखा बटालियन थी, गुरखा की एक यूनिट थी, और गुरखा भी ना, गुरखों के भी काफी जो हाव भाव हैं, काफी कल्चर है, वो कुमाऊनियों से मिलता जुलता है काफी। अगर आप देखेंगे ना उनके जो कस्टम्स है, क्योंकि एक जैसे धारचूला है ना, धारचूला एक जगह है कुमाऊं में, तो धारचूला में काली गंगा है एक नदी, आप काली गंगा पार करोगे आप नेपाल चले जाओगे, मतलब 2 मिनट में वो पुल पार करके, मतलब इज दैट क्लोज। तो जाहिर सी बात है कि कल्चर भी मिलता ही होगा और उस टाइप का ना। तो भाषा अलग है, बट जैसे आप हिंदी अगर आप समझते हो ना, आप कुमाऊनी भी समझ जाओगे। हिंदी आप समझते हो तो अगर कोई गुरखाली आपसे धीरे धीरे बोलेगा, गुरखाली भी समझ जाओगे। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। खैर, बगल में, और ये अपने सीओ मैंने बताया था, कर्नल मदन गोपाल वाज द सीओ। तो जैसे हम लोग बकरे की बलि देते थे, गुरखा यूनिट्स में पूरी की पूरी भैंस काट देते थे वो लोग। भैंसा जो होता है ना, उसको काटते थे। अब क्या हुआ कि वहां पे 11 GR की यूनिट थी, मैं एग्जैक्टली यूनिट का नाम भूल रहा हूं, मैं एग्जैक्टली कौन सी यूनिट थी, बट इट वाज फ्रॉम 11 GR। तो वो इतनी बड़ी खुखरी। अब ये था गुरखों में कि अगर आपने एक वार में नहीं काटा गर्दन, तो फिर क्या हो जाएगा कि ये अपशगुन है, राइट। और जो बंदा नहीं काट पाया, तो फिर लोग बोलेंगे कि तेरी वजह से ये गड़बड़ हुई। यूनिट में कोई भी एक्सीडेंट होगा तो इसकी वजह से नहीं हुआ। यूनिट में जो भी एक सुपरस्टिशन टाइप का है जो मानते हैं, ठीक है। बकरे तो यहां पे कट गए। आजकल नहीं होता, मैं आपको 95 की बात बता रहा हूं। आजकल मेरी पलटन में तो मैं पूरी यूनिट, पूरी इंडियन आर्मी के बारे में तो मैं आपको नहीं बोल सकता, लेकिन हमारी यूनिट में
नहीं होता है, 17 कुमाऊं में नहीं होता है, ठीक है ना। उसकी मैं बात बता रहा हूं, एक जमाने में होता था, ठीक है, हमारे सामने बहुत हुआ है। अब क्या हुआ कि ये यहां पे तो उस बंदे ने काटा, मैं गुरखा यूनिट की बात कर रहा हूं, जो 11 गुरखा की यूनिट थी, उसने ऐसे लिया, इतनी बड़ी खुगरी थी टेबल से बड़ी, उससे उसने काटा और वो नहीं कटा। तो पूरे वो जो यूनिट थी ना, गुरखा यूनिट, उनका जो मोराल है ना, नीचे चला गया अचानक कि यार ये क्या हो गया, ये मतलब ना अपशगुन हो गया। जैसे आपने देखा होगा हिंदुओं में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पे बलि दी जाती है, आपने सुना होगा ना बलि का कॉन्सेप्ट, बलि दी जाती है, ये बलि है, ये दशहरे में बलि। तो गुरखे भी बहुत दशहरा मनाते हैं और कुमाऊनी बहुत दशहरा मनाते हैं। अब हुआ ये कि वो नहीं कटा, तो सबके मुंह छोटे हो गए। यार मैं सीओ को सलूट करता हूं यार, वो सीओ इतना बढ़िया आदमी था ना, वो नायक था 2 फीती वाला जो काट रहा था। सीओ सबके सामने गया, फट से पूरी यूनिट के सामने, ठीक है, पूरी यूनिट के सामने गया, सबको बोला कि कुछ नहीं होता, डोंट वरी, हम लोग अगर लड़ाई में जीतेंगे ना, अपनी ट्रेनिंग, अपने डिसिप्लिन की वजह से जीतेंगे। हम जो भी काम करेंगे ट्रेनिंग और डिसिप्लिन और अपने जो आत्मशक्ति होती है, जिसकी दिल के अंदर जो ताकत होती है, अपने कॉन्फिडेंस, मनोबल से जीतेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फट से उसको पता नहीं क्या वो लांस नायक था या नायक था, बट आई थिंक अगर वो नायक था ना 2 फीती वाला, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, सीओ ने फट से उसको हवलदार बनाया, वहीं पे हवलदार बनाया और उसका हाथ मिलाया, उससे गले मिला, बेटा कोई बात नहीं, डन। तो ये लीडरशिप उस समय देखी गई, मैंने ये 11 GR में देखा था ये, ठीक है ना। मतलब ये बात मैं उस समय था नहीं वहां पे, प्रेजेंट फिजिकली नहीं था, बट ऐसा हुआ, मैंने वहां के ऑफिसर से सुना कि हमारे सीओ ने यार फट से उसको ना हवलदार बना दिया, या लांस नायक था तो नायक बना दिया, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ये हो गया। तो वो मामला फिर वहां पे सेटल हो गया। अच्छा, ये सब चल रहा है वहां पे। अब मैं आखिरी एक किस्सा सुनाता हूं आपको, छोटा सा, और आपको बड़ा अटपटा लगेगा, बोलोगे यार भारतीय सेना में ऐसा कैसे हो सकता है, पर मैं गौरव आर्य विटनेस हूं। वहां पे गुरखा चली गई, गुरखों की जगह आ गई जाट, ठीक है, एक जाट थी, एक राजपूताना राइफल्स थी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता था, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो कुमाऊनी ट्रूप्स है ना, हर एक जगह के जो लोग हैं, उनका जो नेचर होता है ना, वो थोड़ा सा अलग होता है, राइट। कुमाऊनीज आर वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डोसाइल, दे आर टिपिकल सोल्जर्स। अभी कुमाऊं में आप जाओगे ना, आप देखोगे कि गांव के गांव खाली हैं, वहां पे गांव के गांव खाली हैं, और वहां पे कोई ऐसा घर नहीं होगा कुमाऊं में जहां पे फौजी नहीं होगा। उनके नेचर में है, सोल्जरिंग कम्स नेचुरल टू कुमाऊनीज। आप किसी भी बच्चे से बोलोगे ना कि कुमाऊं में, आप बच्चे से बोलो बोला क्या करेगा, क्या मैं फौज में जाऊंगा, उसका डिफैक्टो रिस्पॉन्स है कि मैं फौज में जाऊंगा, क्योंकि उसको वही आता है, वही उसको समझ में आता है। और उसके पूर्वज आज से 500 साल, 1000 साल पहले उसके पूर्वज लड़ ही रहे थे, तो उसको वही आता है, वो दैट इज हिज, मतलब उसका माइंडसेट वैसा है कि मैंने फौज में जाना है, मैंने देश की सेवा करनी है। वो थोड़ा होता है कुमाऊं में ना, उत्तराखंड में दिस इज देयर, ये आपको हर गांव में मिल जाएगा वहां पे ना, हर मतलब फौजी है वहां पे। अब हुआ ये कि यहां पे हम लोग देख रहे थे, वी वर इनवाइटेड, और आई थिंक हैंडबॉल का मैच हो रहा था। कुमाऊं उधर बैठी, इधर राजरीफ बैठी सामने, इधर जाट बैठी, और हैंडबॉल में कुछ खटपट हो गई, और मुझे नहीं पता था कि, जबकि राजरीफ में कई यूनिट्स हैं जिसमें 50% जाट और 50% राजपूत हैं। ये मैं जानता हूं कि 50% कई इनकी ऐसी यूनिट्स हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई यूनिट्स हैं। उधर जाट वाले थे, इनकी पता नहीं किस चीज में लड़ाई हो गई। और मैं आपको बताता हूं कि जब इंटर कंपनी गेम्स होते हैं ना, एक बटालियन के अंदर भी अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा कंपनी, इनके बीच में गेम्स होते हैं, इंटर बटालियन ब्रिगेड में गेम्स होते हैं ना, आपको लगेगा यार ये पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रहे हैं, लड़ किससे रहे हैं। इनकी आंखों में खून चढ़ जाता है, और क्या जवान क्या अफसर, इनकी आंखों में खून चढ़ जाता है कि अभी इनके हाथ में हॉकी स्टिक की जगह अगर तलवार होती ना, गर्दन उड़ा दे। मतलब इतना ज्यादा एग्रेशन है, दिस लेवल ऑफ अग्रेशन आई हैव नॉट, इट्स लाइक वॉर, इट्स लाइक आप मैदान जंग में खड़े, अब या तो मैं मर जाऊंगा या मैं मार दूंगा, मतलब दैट लेवल ऑफ अग्रेशन। अच्छा, उससे क्या होता है, कभी चीजें दाएं बाएं हो जाती हैं। अच्छा, सीओज भी ऐसे हैं ना, दे एनकरेज दिस, क्योंकि जो कमान अधिकारी है, जो कर्नल है उस यूनिट का, वो मेंटली प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए। गेम्स में उसको इंटरेस्ट है, लेकिन गेम्स में उसका एक अलग किस्म का इंटरेस्ट है,
उसके लिए बड़ी जाट रेजिमेंट जीत गई, कुमाऊं जीत गई, गढ़वाल जीत गई, राजपूत जीत गई, राजपूताना राइफल जीत गई, तो ये तो बड़े गर्व की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सीईओ है ना, वो कह रहा है कि इस अग्रेशन को, ये जो इनके अंदर आग है ना, इसको मैं लड़ाई में कैसे इस्तेमाल करूंगा, है ना। ये तो तलवार है, अगर ये तलवार स्पोर्ट्स में यानी कि खेल के मैदान में इतना काट सकती है और आंखों में खून चढ़ सकता है, सोचो यही जाट, यही राजपूत, यही कुमाऊनी मैदान जंग में जाके क्या करेंगे, तो हलवा बना देंगे दुश्मन का। ठीक है, सो दिस इज अ माइंडसेट। इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई और टेंट के तंबुओं के जो पोल उखाड़ के एक दूसरे को मारा इन्होंने। ब्रिगेड कमांडर वो शॉक्ड, उसने कभी देखा ही नहीं था, अरे इंडियन आर्मी में तो जैन साहब, राम राम साहब, जय माता दी साहब, ये फलाना ठक ठक ठक, ये लड़ाई हो रही है यहां पे यार गुरदासपुर में। वो कह रहा है भाई ये चक्कर क्या है, ये लड़ाई कैसे हो गई। और ब्रिगेड कमांडर और वहां पे जाट रेजिमेंट का और राजपूताना राइफल्स के सीईओ जो है ना, वो आराम से बैठे हैं कि ये तो होता रहता है रोज। और अपने एसएम को बुलाया, एसएम साहब 1 मिनट सुनिएगा जरा। एसएम साहब आए, बोला कि जय माता दी साहब, अच्छा साहब जरा देख लेना है जरा लड़कों को। तो एसएम वैसएम गए, 2-3 लड़कों को कटकर शांति हो गई। मेरे लिए भी नया था, मैंने कभी नहीं देखा था झगड़ा होते हुए ऐसा, पर उस समय मैंने गुरदासपुर में 1995 में देखा, राइट। जाट रेजिमेंट और राजपूताना राइफल्स के बीच में जो लड़ाई हुई, और अचानक हुई वो लड़ाई ऐसे नहीं थी कि पहले किसी ने किसी को बोला, फिर उसने जवाब दिया, फिर किसी ने कुछ करा, फिर उसने ना, मैच चल रहा था और अचानक जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और बिल्कुल आपस में पिल पड़े लोग। और उनके जो सीईओज बैठे हैं, वो चाय पी रहा है वहां पे, जाट का सीईओ, चिल्ड आउट, एब्सोल्युटली चिल्ड आउट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हाँ साहब देख लेना जरा खोलो। और राजरिफ का भी सीईओ, वो भी कह रहा नहीं साहब कोई बात नहीं, लड़के हैं, ऐसा करते रहते हैं। तो फिर उन्होंने ब्रिगेड कमांडर को भी समझा दिया, कहना सर यहीं ऐसे ही, बट दे मीन वेल, दिल के अच्छे हैं, थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा है लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। और अगर लड़ाई होगी सर, तो ये जो एग्रेशन है ना, आप देख रहे हो, आप देखना जब पार वालों से लड़ेंगे तो पार वालों को गंजा कर देंगे ये लोग, इतने खतरनाक हैं ये। ठीक है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक था लीडरशिप का। वो सीईओज पैनिक नहीं करे, वो सीईओज पैनिक नहीं करे वहाँ पे कि ये हो गया ब्रिगेड कमांडर के सामने, सर डोंट वरी, वील सॉर्ट इट आउट। और एसएम साहब थे, एसएम साहब ने फटफट सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। तो दोस्तों, ये हुआ खत्म यहाँ पे सिलसिला गुरदासपुर का, ये स्टोरी का। दिवाली के आसपास क्या हुआ और फिर ये लड़ाई क्या हुई, इसके बाद हम चलेंगे। मैं आपको वापस करता रहता हूँ, प्रॉमिस करता रहता हूँ, लेकिन हाँ, आई प्रॉमिस अगले एपिसोड में हम चलेंगे गुलमर्ग कश्मीर। ठीक है, याद है वो मैंने आपको बताया था, मेरा कोर्समेट था रावत, RS रावत, जो कह रहा था, मैंने बोला दाजू वहीं पे चलेंगे हम लोग, हाँ बड़ा मजा आएगा, वहां पे वाजवान खाएंगे और स्कीइंग करेंगे। और वहां पे हमारा बैंड बज गया। हमारा बैंड कैसे बना, मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा बैंड कैसे बजा, राइट। और यहां से गुरदासपुर से पलटन तैयारी कर रही है मूव करने के लिए। कहां पे, तब जब हमें यह बताया गया कि यार तुमने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में सुना है, चाइनीज बॉर्डर, तिब्बत बॉर्डर। मैंने तो सुना नहीं था, मुझे नाम सुना था पर मुझे नॉलेज नहीं थी। हमारे सीनियर थे, वो तो वहाँ पे काट कर आ रहे थे टेन्योर्स, मुझे पर्सनली कोई नॉलेज नहीं थी। और ना अनुज सर को थी, जो मेरे सीनियर थे, अनुज सर की भी पोस्टिंग नहीं हुई थी वहाँ पे। यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की, और दूसरी कहानी शुरू होती है, यूनिट मूव करती है यहाँ से और आगे बढ़ती है। अब यूनिट कहाँ जाएगी ये मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।